देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सबसे अहम मुद्दा जो अब आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है और सभी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुलग रहा है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। आखिर जुमे की नमाज में ऐसी कौन सी तालीम दी जाती है जिससे हर बार पूरा प्रदेश हिंसा की आग में सुलगता हुआ नजर आता है। बीती 3 जून को कानपुर में एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने और युवाओं को बरगलाने का काम किया है, जिसे प्रशासन ने सीख तो बखूबी ली, लेकिन शायद उनका होमवर्क अधूरा रह गया, क्योंकि बीते दिन कई जनपद में हिंसा के बाद प्रदेश एक बार फिर से दंगे की आग में जलता हुआ नजर आया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, धारा 144 भी लागू थी, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी। आखिर कहां चूक हुई जिसने एक बार फिर से प्रदेश की छवि को उजागर कर दिया? इससे प्रशासन की कमी कहे या उन कमजोर दंगाइयों की जिन्होंने सीएम योगी के दंगा मुक्त प्रदेश के सपने पर पानी फेर दिया। कड़ी सुरक्षा, पुख्ता इंतजाम, फिर कैसे भड़की दंगे की ये आग? बीते हफ्ते जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हिंसा को एक हफ्ते से ज्यादा का समय अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, जिसके बावजूद प्रदेश के कई जनपद में हिंसा की आग भड़क उठी। फिलहाल हम इस चर्चा की शुरुआत करें, इसके पहले देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नुपुर शर्मा का बयान, सियासी घमासान, हर तरफ फैली दंगे की आग। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक दंगाइयों ने मचाया जमकर उत्पात, घर की छतों को बनाया ढाल। जब पुलिस पर हुआ पथराव, चौक चौराहों पर धू धू कर जली गाड़ियां। कुछ ऐसा ही दिखा दंगों के बाद। उत्तर प्रदेश से उत्तम बनने का हाल। बीते हफ्ते कानपुर में हुई हिंसा को लेकर सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे, लेकिन इतनी ही सतर्कता के बावजूद दंगाइयों ने फिर से जमकर उपद्रव मचाया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। वहीं प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद हंगामा और जमकर पथराव हुआ। हजारों की संख्या में भीड़ अचानक सड़कों पर इकट्ठा हुई और सड़कों पर नारेबाजी का दौर भी देखने को मिला। खुलेआम धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई। प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की आग को चिंगारी देने का काम नुपुर शर्मा के बयान ने किया। जब पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की, जिसकी आग पूरे यूपी के उद्योग नगरी तक पहुंच गई और 3 जून को कानपुर दंगे की आग में जलता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया को बनाया हथियार, नाबालिगों के हाथ में थमाए पत्थर, सरकारी
अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे ये मोडस ऑपरेंडाई थी कि कम उम्र के यानी कि नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती लोग पीछे से पत्थर फेंक रहे थे। ये ट्रेंड यहाँ पे भी था। कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिला है, लेकिन मोबाइल फोन्स जो जब्त किए गए हैं, इनके मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आह्वान किया जा रहा था कि यहाँ पर पहुँचिए, फला जगह पहुँचिए, भारत बंद और इस तरह के आह्वान उसमें किए हुए मिले हैं। उसको सबूत के तौर पर देखा जा। जो सामने हमारे है मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, इस तरफ आने का था, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया भी था, तो हमने पर्याप्त फोर्स लगा रखी थी और उन सभी को हम लोगों ने जो गलियां वहीं पर कंटेन किया। जब वे आगे नहीं आ पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पथराव शुरू किया। उसके बाद हल्के बल प्रयोग से हमने उनको सबको हटाया भी है। उसके बाद FIR लॉन्च कर लिया गया है और अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटनाएं 2 जगह हुई हैं, तो इसके अतिरिक्त सभी जगह पे लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूजा अर्चना की है और धार्मिक कार्यक्रम किए हैं। तो इस तरह से जो भी लोग जो शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, वो उसके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा तथा इसी कारण से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से जुमे को लेकर हर नमाज में हो रहा है, तो अगले जुमे को क्या फिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैयारी की जाएगी? पुलिस प्रशासन प्रतिदिन प्रति क्षण सजग है और हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद कल हुए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उपद्रव पर पुलिस की कार्रवाई अब लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस की तरफ से 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा CCTV फुटेज के जरिए लोगों की पहचान और शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन वो लोग थे जो इस पूरे उपद्रव में शामिल थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम को एक बड़ी बैठक का आयोजन भी किया है, जिसमें अलग अलग जिलों के जो DM, SSP और SP हैं उनको बुलाया जाएगा और उससे फीडबैक लिया जाएगा कि कौन कौन से वो ज़िले थे और कौन कौन सी वो कमियां थीं जिसकी वजह से ये घटना घटी है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम TV। तो आपने सुना कि अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक DR साहू जी जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ राजकुमार दास जी जो महंत है अयोध्या के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले राजकुमार दास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रदेश सुलग रहा है, जिस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में इंसान उलझ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने अगर कोई गलत बातें कही है तो उसको रखने का एक अलग प्लेटफॉर्म भी है, और हिंसा किया जाए, अराजकता फैलाई जाए या किसी को नुकसान पहुंचाया जाए जनधन को, वो कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है और संवैधानिक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन भी करें। कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज कराएं, उसके लिए और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। DR साहू जी, जिस तरह से पूरा प्रदेश में हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद, धारा 144 लागू होने के बावजूद किस तरह की लापरवाही हुई कि इस तरह के फिर से प्रदर्शन और हिंसा की तस्वीरें सामने आई पूरे प्रदेश से? देखिए, केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं दिख रही है। तो वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आज हम भारत मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं। उसके साथ साथ आपस में इस तरह की जो प्रायोजित तरीके से जो घटनाएं घट रही है, तो मैं तो इसको कहता हूँ एक स्पॉन्सर्ड है। और स्पॉन्सर्ड इवेंट के जो भी लोग इसमें कर रहे हैं, तो उसमें शासन और जो राज्य सरकारें, जो केंद्र सरकार की जो अधिकारी और जो भी तंत्र है, वो इसको मजबूती से इसके ऊपर कार्य करेंगे। लेकिन जहां तक समुदाय के बीच में इस तरह की यदि आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये एक समाज की स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वो
एक कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि में जो हम इतने बेहतर आर्थिक व्यवस्था के रूप में उभर के आना चाहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने देखा होगा कोविड ने बहुत सारे दुनिया की सारे देशों को प्रभावित किया है। अब इस समय हम लोग एकजुट होकर काम करें या इसी बीच में हम लोग आपस में लड़ें, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसको हम सभी वर्ग, सभी समाज की सभी जो भी लोग हैं सभी इसको निंदा करते हैं, और इसको एक दुर्घटना के रूप में जब देखते हैं तो उसमें हम समुदायों को, सामाजिक व्यवस्था को, सबको सचेत होना चाहिए और इसको कड़ी तरीके से निंदा करना चाहिए। जी बिल्कुल। महन जी, जिस तरह से लोग बहस कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बहस कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर बहस कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? कई पोस्ट भी ऐसे सामने आते हैं, लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट होने का वक्त है, मुसलमान एकजुट होने का वक्त है। किस तरह की अनहोनी को दर्शाता है ये? किस तरह के जो आगे फ्यूचर है, फ्यूचर को किस तरह से लॉस करता हुआ दिख रहा है इंसिडेंट और इस तरह की मानसिकता? देखिए, जो भी इस तरह के गलत पोस्ट कर रहे हैं और या हिंदू एक हो, मुसलमान एकजुट हो जाए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम सब पहले भारतीय हैं, भारत के हैं, ये भाव मन में पूरे भारतवासियों के आए, ऐसा भाव फैलाना चाहिए। दूसरी बात रही, कहीं ऐतिहासिक भूल हुई है किसी के द्वारा तो उसको सुधारा जाना चाहिए और उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हिंसा फैलाने की जगह कहीं नहीं है भारत में। भारत में जो भी रहे वो भारत के कानून को मानकर चले। भारतीय लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के तहत विरोध भी दर्ज कराया जाए तो कोई विषय ऐसा होना चाहिए कि विरोध केवल विरोध के लिए विरोध हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विरोध करने वाले हैं तो किसी भी विषय पर विरोध करें। बोधपूर्वक विरोध होना चाहिए। और ऐसी कोई घटना आती है जिससे देश में शांति फैले और देश में कानून व्यवस्था बिगड़े, ऐसा किसी भी विषय पर कोई गलत पोस्ट कर रहा है या हिंसा फैलाने के लिए उकसा रहा है तो वो भारत माता के प्रति अपराध कर रहा है, भारतीय जनता के प्रति अपराध कर रहा है और यहाँ रहने के लोग जो हैं उनके प्रति इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में कानून का राज है, यहाँ संविधान से देश चलेगा। किसी धर्म, किसी जाति और किसी पंथ से ये देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था है और उसके तहत व्यवस्थाएं चलेंगी और उसमें विश्वास रख करके ही कार्य करेंगे, तभी ये देश चलेगा और शांति, सौहार्द और आपस में प्रेम बना रहेगा और वो होना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा। लेकिन मान जी, जिस तरह से तरह तरह की बातें और नारेबाजी सामने आ रही हैं, लोग खुले में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, ये तो बिल्कुल गलत चीज है। और लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि भगवान को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर बंटवारा किया जा रहा है, भगवान के नाम पर राजनीति हो रही है। और इस राजनीति में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली और देश के कई अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई। जो महंत लोग हैं, आप लोग जो है किस तरह के कदम उठा रहे हैं और आप लोग किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जाति, धर्म और भगवान के नाम पे ना उलझे? देखिए, राजनीति एक विषय अलग है और जो धर्म पंथ में जो आस्था के विषय है वो दूसरा विषय है। कानून को तोड़ करके कहीं हिंसा करना, आगजनी करना, किसी की हत्या कर देना, ये अपराध का विषय हुआ और कानून में उसके दंड का प्राविधान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पंथ में विश्वास रखता हो, पूजा पाठ में, वो अपने पंथ मजहब के अनुसार पूजा पाठ करे, अपने भगवान को, अपने जो इष्ट हैं उनके, पीर पैगंबर हैं, फकीर हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनमें आस्था रख करके वो अपना पूजा पाठ करे। लेकिन किसी को उकसाना या धर्म पंथ के नाम पर कोई ऐसी बातें फैलाना कि जिससे अशांति फैले, देश में अराजकता बढ़े, वो कानून के दृष्टि में अपराध है और वो अपराधी है,
वो किसी धर्म पंथ का पोषक नहीं हो सकता है। धर्म पंथ में हमारे यहाँ कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि किसी को मार दिया जाए, आग लगा दिया जाए और किसी को उजाड़ दिया जाए। भारत ने तो हर समय विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है और जिस धाम अयोध्यापुरी में हम लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ के ठाकुर जी और यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के संतों ने पूरे देश में शांति और एकता का पाठ पढ़ाने का कार्य किया है। विश्व में मानवता का कैसे बढ़े और उसका प्रकटीकरण हो, विश्व में बंधुत्व और सौहार्द कैसे बढ़े और लोग एकजुट होकर के कैसे रहें, ये राम राज्य का जो आदर्श से एक उदाहरण दिया जाता है, वो इसी पावन धरा से यहीं पर ठाकुर जी का प्राकट्य होकर के और वो सारी व्यवस्थाएं चली थी कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता ही नहीं थी, ऐसा राम राज्य की परिकल्पना जो कही जाती है वो इसी पावन धरा से पूरे विश्व को मिली। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम भगवान राम के अनुयायी हैं और उनकी बताए हुए बातों पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो हम राम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए जो भगवान ने बताया है या जो जिस मजहब पंथ में है, उनके पीर पैगंबर ने जो बताया है उस पर वो नहीं चल रहे हैं, तो उनके अनुयायी नहीं हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं। जी बिल्कुल। डीआर साहू जी, जिस तरह से नूतन शर्मा को बर्खास्त भी कर दिया गया, जुंदल को भी बर्खास्त कर दिया गया 6 सालों के लिए पार्टी से, उसके बाद भी इस्लामिक कंट्रीज जो है एकजुट हो करके जिस तरह से भारत को निर्देश दे रही है, उन्हें तरह तरह की बातें बता रही है और सजा देने के बाद भी, पार्टी से निष्कासित करने के बावजूद भी, पिछली बार 3 जून को नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की, उसके बाद अब कल की यह घटना, इतनी व्यवस्था चाक चौबंद होने के बाद भी भड़की। किस तरह की कमी और कहाँ कमी देखते हैं आप इसमें कि पार्टी से बर्खास्त करने के बाद भी ये कौन लोग हैं जो एकजुट होकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? कि सिला वफा की वो दे रहे हैं जिन्हें शऊर वफा नहीं है। खबर पता चल रहा है हम लोगों को उपदेश वो लोग दे रहे हैं जिनके देश की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जो कहीं न कहीं ऐसे गलत कार्यों में लिप्त हैं और जिनके यहाँ शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, वो भारत को क्या उपदेश देंगे? व्यक्तिगत रूप में इस तरह से बात किया और ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डीआर साहू जी, महान जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी आप लोग एक एक करके अपना पक्ष रखें। महान जी, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रही हूँ। डीआर साहू जी अपना पक्ष रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यदि इस तरह की एक व्यक्ति विशेष जो एक जिम्मेदार पद में है और उनको एक पार्टी की तरफ से इनको विभिन्न न्यूज चैनल में भेजा जाता है, तो जिम्मेदारी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक होने के नाते संविधान के दायरे में रह के अपने व्यक्ति की संतुलन को, व्यक्तित्व को रखते हुए बात करना यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं ये तो एक लगता है कि जैसे प्रायोजित है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की व्यक्ति को यदि हम स्पोक्स पर्सन के रूप में खुले छोड़ देंगे, कोई व्यक्ति कुछ भी बात कर सकता है, तो ये व्यक्ति की इमोशन को ठेस पहुंचाना और खास तौर पे आप जानते हैं आस्था की जहाँ बात होती है तो वो कहीं ना कहीं एक लोगों को बहुत आंदोलित करता है, बहुत विचलित भी करता है। तो इस तरीके से आप देखे होंगे इस तरह की व्यक्तिगत अपनी बात को यदि देखा जाए तो किस तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि की स्थिति में धूमिल हुआ। और इसके आधार पर आप देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों की एक मित्रता थी विभिन्न अखाड़ी देशों में और विभिन्न प्रकार की सऊदी अरब और विभिन्न राज्यों में देशों में, वहाँ पे भी एक छवि की बात आई। तो कहीं ना कहीं हमारे सीधे हमारा भारत की छवि, भारत की जो यशस्वी प्रधानमंत्री इनकी छवि और जैसे कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि और एक सरकार और विभिन्न जो अमला है इनके लिए पूरी चीजों को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें ये कहना कि मतलब ये कि भले ही आपने उनको निष्कासित किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप इसकी परिणाम देखिए, इस परिणाम जो है वो इसका कहते हैं वाइल्ड फायर होता है, एक आग की तरह लग जाता है। और लेकिन डीआर साहू जी, एक बयान
और पूरे देश के अलग अलग जिले सुलग रहे हैं। एक बयान जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार व्यक्ति एक न्यूज चैनल में इस तरह की बात करना, सोशल मीडिया में बात करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक आधिकारिक रूप में एक व्यक्ति जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भेजा गया है, उनको बोलने के लिए कहा गया है, इस तरह की चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो ठेस पहुंचेगा। और मेरा ये मानना है जहां हम लोग समाज की बात करते हैं, हम एक सबकी विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सब बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जब हम उड़ान की स्तर पे है, भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत की भारतीय समाज अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के समय में जो उड़ान भर रहा है, उस उड़ान में ये बाधक तक तो पहुंच रहा है और इससे काफी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये एक छवि को खराब करने की साजिश है। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर जरूर सरकार को, अमला को और सबको ये इसके ऊपर लड़ना पड़ेगा, लेकिन नागरिक खासतौर पे जो समाज के लोग हैं, जो आम जनता है, इससे कितनी प्रभावित हो रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है आम जनता को ठेस पहुंचाने का, उनकी मानसिकता में ठेस पहुंचाना और आम जनता के बीच में आपस में लड़ाई करते हुए हम लोग बैठ के अपने ऑफिस में, अपने कमरे में या अपने अपने राजनीतिक दलों अपना अपना सत्ता के सुख या सत्ता के लाभ के लिए या सत्ता को पाने के लिए हम लोग ये सब इतना हम लोग नहीं कर सकते। ये कभी ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। महान जी, राम राज्य का सपना हम देखते हैं, प्रदेशवासी देशवासी राम राज्य का सपना देखते हैं, हमें राम राज्य चाहिए। क्या इस तरह से जिलों को सुलगा के हमें राम राज्य मिल जाएगा? इस तरह से नफरत फैला के क्या हमें राम राज्य मिल पाएगा? क्या एक्चुअल में इसको राम राज्य कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, हिंसा फैलाने वाले लोग कौन है पहले वो चिन्हित किए जाएं और सरकार का कार्य है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनका कार्य है कि प्रदेश और देश में शांति बनी रहे। उसके तहत जो लोग ऐसे हैं हिंसा फैलाने वाले लोग, कतिपय एक वर्ग है और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्थाओं में विश्वास न रखने वाला है, यहाँ के कानून व्यवस्थाओं में विश्वास न रखने वाला वर्ग है और ऐसे लोग चिन्हित किए जाए। हम लोगों के साथ अभी जिला प्रशासन की 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, 4 दिन पहले बैठक हुई। सभी वर्ग के लोग वहाँ, हमारे मुस्लिम समाज से भी बंधुजन आए, सिख समाज से आए, हिंदू धर्म गुरु जो हैं हमारे अयोध्या के सभी धर्माचार्य लोग वहां पर थे। जिला प्रशासन के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी के साथ एक मीटिंग हुई। सब लोगों ने कहा कि नहीं, हिंसा या कोई इस तरह की बातें कहीं नहीं आनी चाहिए। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो उस परिवार के जिम्मेदार लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, उनको समझाएं। जो पोस्ट करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं है, या ऐसे जो बयान देते हैं, हल्कापन करते हैं ओछी राजनीति करने के लिए। किसी शायर की पंक्ति है कि उनकी फितरत है अहले सियासत वो जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक जाए। हम लोगों ने, भारत ने, अयोध्या वासियों ने एक मानवता का संदेश दिया है, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम कैसे बढ़े उसका संदेश दिया है। यहाँ जब भी कुछ घटनाएं हुई तो बाहरी तत्वों ने आकर के किया है। अयोध्या में आज भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के यहाँ आना जाना और उनके धार्मिक सामाजिक कार्यों गतिविधियों में भाग लेने का कार्य आज भी जारी है। बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं मठ मंदिरों की, हम लोगों की, जो हमारे आदरणीय मुस्लिम समाज से बंधुजन करते हैं और वो आते हैं बिना किसी दुराग्रह के। दुराग्रह नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो शांति या प्रेम में कहीं ना कहीं बाधक है। और हम भारत की व्यवस्थाओं को स्वीकारते हैं तो थोड़ा उदार चेतना अपने अंदर जागृत करना होगा और सारे विषयों को समझ करके तभी कोई हम निर्णय लें। और जो नवयुवक हैं, युवा वर्ग हैं, उनके अभी समझ सोच उतनी नहीं विकसित हुई है और उन्हें समझाने का कार्य जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग जन हैं, वो करें, तभी ये देश और समाज और परिवार चल पाएगा। नहीं तो जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल
उनका खंडन और निंदा होना चाहिए। ऐसी चीजें भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत एक आदर्श और धर्मप्राण देश रहा है। सभी धर्मों के लोग अपने मत पंथ के अनुसार यहाँ रह करके पूजा पाठ कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उनके बीच में कहीं ना कहीं गलत बातें जाएं या असामाजिक तत्व वहां पर कुछ ऐसा करें, ये उचित नहीं होगा। मैं देश और प्रदेश के उच्च अधिकारियों से, यहाँ के प्रशासनिक और राजतंत्र से जुड़े हुए सबसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसा दंड दिया जाए कि दोबारा कोई वहां आसपास ऐसी घटना करने का हिम्मत न जुटा सके। जी बिल्कुल। डीआर साहू जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होता भी नजर आ रहा था। जिस तरह से पहले धरने हुए, जो दंगाई थे उनके पोस्टर लगा दिए गए, उनकी संपत्ति कुर्की गई, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए गए, और एक जो सपना था दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं वो पूरा भी हो रहा था। लेकिन उसके बाद से ये दंगे, सहारनपुर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी थे जिन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तमाम तरह के नारे लगाए जो हिंसा को भड़काता है। तो इन नाबालिगों को इस रास्ते पे कौन लेकर के जा रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार, जो देश के युवा में और देश के युवाओं के दिमाग में इतनी नफरत भर रहा है? डीआर साहू जी, देखिए, किसी को नफरत फैलाना और बहुत आसान है, प्रेम फैलाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई मूल्य की बात करते हैं, हम उसमें बहुत समय लगता है सफल होने में। जहाँ पे नफरत की बात है, जहाँ पे कोई ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई विस्पर है, कोई बात ऐसे होता है जिससे कि आपने देखा होगा कि कुछ भी कह दो, अफवाहें, जो र्यूमर होता है वो बहुत तेजी से फैलता है। और उस तरह की तेजी से फैलने से क्या होता है कि उद्देश्य कहीं ना कहीं है कि आपस में समाज को बांटो, और उससे बहुत सारे लोग उससे फायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमको लगता है कि विभिन्न प्रकार की ये जो तत्व है, जो अराजक तत्व है, वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं और इनको ये एक मौका मिलता है, उस मौके की फायदा उठाते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा बहुत सारी इन सभी चीजों में, अच्छे चीजों के लिए आपको समय बहुत लगता है, और इस तरह की घटनाओं के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे ये वायरल होता है। तो कहने की मतलब ये कि किसी भी समाज की किसी भी लोगों को प्रभावित करना, और एक इमोशन, एक भावात्मकता की बात है, जहाँ पे इमोशन आता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जब भारत और पाकिस्तान खेलते हैं तो पता नहीं क्या होता है, एक अलग सा चार्ज हो जाते हैं लोग, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हैं चाहे भारत के लोग हैं। तो उसी तरह की ये बात है कि कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में ये अभी भी हम एक तार्किक समाज, वैज्ञानिक समाज, और हम अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते हुए समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी उसी मानसिक स्तर पे है जहाँ पे इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने में और आपस में इस तरह की चीजों में उलझने में हम वही ह्यूमन बीइंग, वही मानव समाज जो एक परार्थवादी भी बन सकता है, समाज के हित के लिए भी काम कर सकता है, और वही मानव समाज एक तरह से कभी वो भूल जाता है कि हम एक मानवीय समाज, मानवीय मूल्यों से जुड़े थे। तो इसलिए ये इतनी संवेदनशील बात है, उसको इस तरह से गैर जिम्मेदारी तरीके से बात करते हुए हमारे यहाँ एक विस्फोरक तत्व चिंगारी की तरह ये जो लगा है, ये इसको टाइम लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं ना, जंगल में आग लगता है तो समय लगता है, तो उसी तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि समय लगना भी चाहिए। मैं बिल्कुल हूँ कि प्रशासन को कोई भी चीज कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन डीआर साहू जी, एक बयान के चलते इस तरह से क्या पूरे प्रदेश को सुलगा दिया जाएगा? इस तरह से दंगे की तस्वीरें सामने आएंगी। अगर उसने नूपुर शर्मा ने कोई बयान दे दिया, उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी को किसी के जो भगवान के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के भी जो भावनाएं हैं उसको आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन क्या एक बयान के चलते पूरे प्रदेश को सुलगा दिया जाएगा? प्रयागराज में एसएसपी और डीएम को चोटें आई हैं।
आग लगा दी गई है, कितनी ज्यादा दिक्कतें सामने, सीधे तस्वीरें सामने आई हैं कि युवा पुलिस पर पत्थर चला रहा है। तो इस तरह से क्या प्रदेश को सुलगा दिया जाएगा? सीधा तख्तियों में लिखा हुआ दिखा कि नुपुर शर्मा का सर कलम कर दो, अल्लाहू अकबर के नारे। क्या ये करने से इंसाफ मिल जाएगा? क्या ये करने से नुपुर शर्मा को सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये करने से सही है? क्या पूरे प्रदेश को जला दिया जाएगा किसी के एक बयान से? हम लोग समाज विज्ञानी है, उसको हम कहते हैं भीड़ की व्यवहार, मॉब बिहेवियर। और ये मॉब बिहेवियर या क्राउड बिहेवियर वो बिल्कुल अतार्किक होता है और उसमें तर्क नहीं होता है। एक बार चल पड़े तो चल दिए, और उसमें हम लोगों को ये लगता है कभी कभी समाज को उस तरह की, जैसे वो जो समुद्र में लहर आता है तो उसमें छुप जाना चाहिए। इसी तरह की चीजों में हम लोगों को एक ऐसी समय में हम लोग देख रहे हैं कि समाज में कैसे इस तरह की छोटी सी घटना एक चिंगारी की तरह पूरे समाज को, और इसको ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको प्रशंसा कर रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं, हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन निंदा करने से नहीं चलेगा। लेकिन ये इस तरह की जो व्यक्ति इस तरह से भावुकता से इस तरह से बात करते हुए पूरे समाज को, पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, राज्य, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में ये जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण 2022 में 1947 में हम लोग आजाद हुए और हमारी संविधान बना, उसके बाद 70 साल की आजादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और उसमें आपने देखा होगा आजादी की अमृत महोत्सव, इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है और एक संस्कृत भी है। और इस तरह की जो एक टाइटल है, जब उसमें भी हम देख रहे हैं हिंदू, उर्दू और संस्कृत का तीनों का शब्द इस्तेमाल होता है, आजादी की अमृत महोत्सव। उसी के साथ हम एक त्योहार मना रहे हैं और उसी समय ये घटना हो रही है। बड़ी बड़ी दुखद घटना है और ये एक मानवीय मूल्यों को ठेस पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। महन जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। जिस तरह से एक बयान पर पूरे प्रदेश में आग लगाया जा रहा है, हिंसा भड़काया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कि इस तरह से आपस में लड़के हम अपने देश को, हम अपनों को नुकसान ना पहुंचाए? देखिए, मुस्लिम कवि हुए हैं, सभी लोग उनका नाम जानते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसकी रचना करने वाले एक आदरणीय मुस्लिम समाज से ही बंधु थे। तो हम हिंदुस्तान के हैं, भारतीय हैं, ये भाव जागृत हो तो हिंसा का भाव अपने आप ही नहीं आएगा। और भारत को ही माता कहा गया है और यहाँ रहने वाले लोग ये समझ लें कि ये धरती मेरी माँ है, तो और सब हमारे बंधु हैं, हम सभी भाई भाई हैं, ये बातें आ जाएंगी। और हिंसा कहीं कदापि किसी भी धर्म मजहब के लोग हों, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कोने पर हो भारत की भूभाग पर, हिंसा करें, अराजकता फैलाएं, उनके लिए संविधान में दंड की व्यवस्था है। हम स्वयं आगे आकर के कोई ऐसा उसका जवाब दें, प्रत्युत्तर दें, ये कदापि ठीक नहीं है। हम संवैधानिक दायरे में रहकर उसका विरोध करें, उसके लिए अदालतें हैं, प्रशासनिक तंत्र है, राजतंत्र है, उनके पास हम अपनी शिकायत करें। और हिंसा करें, ये कदापि ठीक नहीं है। हम भारत के हैं, ये इसका गौरव बोध, आत्मबोध बने और बना रहे, तो हिंसा अपने आप ही नहीं होगी और भारतीयता बढ़ेगी, आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। जी महन जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई लोग ऐसे मिले जिनका एक ही सवाल था कि जो नमाज के बाद इस तरह की हिंसा क्यों भड़क रही है? आखिर ऐसा क्या होता है जुमे की नमाज के बाद? 3 जून को भी जब पहला हादसा सामने आया था, देश के प्रधानमंत्री, देश के पहले नागरिक, राष्ट्रपति मौजूद थे मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर, तब इतनी बड़ी हिंसा हुई कानपुर में। और जो दूसरी भी जो हिंसा हुई है वो जुमे की नमाज के बाद ही हुई है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि जुमे के नमाज के बाद ही हिंसा होती है? क्या कोई फाइनल कर रखा है इन लोगों ने? कोई दिन बना रखा है, किसी दिन हम आएंगे रोडों पर और आग लगाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे? देखिए, ये वही नहीं होना चाहिए कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये भाव आ जाए दिलों में। तो पूजा पाठ का मतलब शांति और सौहार्द है, देश के लिए मंगल कामना है और दुआएं मांगी जाती हैं। नमाज में लोग ऐसा बताते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के बंधुजन
कि हम लोक मंगल के लिए और भारत के कल्याण के लिए वहाँ इबादत करते हैं, तो इबादत करने का फिर आशय क्या होता है कि हम बाहर सड़कों पर आगजनी करें, पत्थर फेंकें, पुलिस और प्रशासन के लोगों को चुटिल करें या कोई भी भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, जनता में अराजकता और अशांति फैले। ये पूजा और इबादत नहीं सिखाती है। पूजा इबादत का मतलब है कि कोई हमारा भाई, कोई हमारा पड़ोसी, कोई मेरा जाने अनजाने में भी कोई लोग है, भारत का है या कहीं का भी है, मानव मात्र के, जीव मात्र के प्रति प्रेम, दया, करुणा का भाव उत्पन्न हो। पूजा इसके लिए है, परमार्थ का भाव जागृत हो, न कि हम बाहर निकलते ही उत्पात कर दें। तो ऐसी तो पूजा को पूजा नहीं कहा जा सकता है ना। ऐसी इबादत नहीं हो सकती है कि हम बाहर निकले और अराजक हो जाएं, अराजकता फैला दें, अशांति फैले देश और धर्म के नाम पर। ये भारत में संभव नहीं है और ऐसे करने वाले लोग कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ हो। उसके लिए राजतंत्र और पुलिस प्रशासन है, उनको दंड देने के लिए हम स्वयं आगे ना बढ़ें। कोई भी गलती कर रहा है तो वो अपराधी है, मेरा ऐसा मानना है। ये अपराध करने वाला कोई धर्म मजहब से जोड़कर अपने को देख रहा है, वो देश के प्रति उसकी सोच सही नहीं है। जी बिल्कुल। डीआर साहू जी, जो पूरा मामला है, जो पूरा हिंसा है, इसमें एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी आज की चर्चा का। भारत की एक सशक्त नागरिक समाज के रूप में जब हम बात करते हैं, इस तरह की चीजों में आप समाज की तरफ देखें तो हम सरकार और अमला की तरफ ना देखें, बल्कि हम समुदाय, अपने भाईचारा और अपनी बात को रखने के लिए समुदाय को एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो सब चीज़ सरकार के ऊपर, सब चीज़ अमला के ऊपर, सब चीज़ अधिकारियों के ऊपर छोड़ दे तो इस सब चीज़ों में हम लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता तभी होगी, भाईचारा तभी होगी जब समुदाय इस पे ऊपर आगे आए और आगे आके इस तरह की बातों को अपना नियंत्रण करे। जी बिल्कुल। आप सभी का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये हिंसा सामने आई है, उससे यही सामने आता है कि जिस इस तरह से हमारा जो युवा है, हमारे देश का जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो सहारनपुर में युवा थे, युवाओं ने अलग तरह के नारे लगाए, उन युवाओं के दिमाग में इतना नफरत कौन घोल रहा है, कौन इन युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर के जा रहा है। और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने भी इस हिंसा को भड़काया, जिन लोगों ने भी प्रदेश के शांति सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, उन्हें चिन्हित कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल आज की हमारी चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।